अक 14 हिंदी। आमंत्रण। अब वह किस पद पर है? स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के मुख्य हॉल में एक संरक्षक जो लू शेन को देख रहा था, पूछने से खुद को रोक नहीं सका। 8200। एक गुरु की आंखें चमक उठीं। इस स्तर तक पहुंचना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। बूढ़े वांग, जब आपने परीक्षा दी थी तब आपकी रैंक क्या थी? बोलते हुए एक गुरु ने उस दुबले पतले अधेड़ गुरु की ओर देखा, जो लू शेन को लेकर खासा आशावादी था। ये व्यक्ति भी एक छोटे ग्रह से आया था और स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में गुरु बनने तक का सफर तय कर चुका था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक क्षण के लिए सोचा, मेरी रैंक 8500 थी। वाह, इस लू शेन का स्कोर तो तुम्हारे से भी ज्यादा है। हो सकता है कि यह बच्चा भविष्य में तुमसे ज्यादा हासिल करे। एक गुरु ने हंसते हुए अपना मुंह खोला, लेकिन लू शेन का नाम उसके मन में पूरी तरह से अंकित था। वह स्कूल वर्ष शुरू होते ही सबसे पहले काम करने और लू शेन को अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार था। उनके आसपास दूसरे गुरु हालांकि चुप थे, चुपके से लू शेन का नाम याद कर रहे थे। लू शेन भले ही शीर्ष मार्शल कलाकारों में शुमार न हो, लेकिन एक छोटे ग्रह से आकर इस पद तक पहुंचना ही उनके लिए बहुत कुछ कहता है। मलोन टॉवर, 74वीं मंजिल। दो आकृतियां जोरदार टक्कर से ऊर्जा की लहरें उठीं। उनके प्रभाव से आसपास के पत्थर के खंभे तुरंत चकनाचूर हो गए। यहां तक कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी भयंकर दरारों में तब्दील हो गई हो। यह अव्यवस्थित लग रहा था। अचानक लाल आकृति के पीछे एक 5 तत्व आरेख प्रकट हुआ, जिसके साथ एक हल्की सुनहरी चमक थी। विशाल प्राणशक्ति प्रस्फुटित हुई, जिसमें एक भयानक शक्ति थी जिसने तुरंत सामने खड़ी काली आकृति पर आक्रमण कर दिया। धमाका। एक भयंकर विस्फोट हुआ। काली आकृति एक पहाड़ से दबी हुई प्रतीत हुई। उसके कवच पर दरारें दिखाई देने लगीं। अगले ही पल काला कवच बल का सामना नहीं कर सका, दरारें चौड़ी हो गईं और पूरा शरीर चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह बिखर गया। टकराना। काले टुकड़े हवा में बिखर गए। ये सब करने के बाद लू शेन स्थिर खड़ा रहा और जोर से सांस छोड़ी। लू शेन का शरीर भयंकर घावों से ढका हुआ था, जो स्पष्ट रूप से गार्जियन के साथ लड़ाई के दौरान उसे लगी चोटों का संकेत दे रहा था। 74वें स्तर के संरक्षक की ताकत मेरे जैसी ही है। उसे हराना शायद किस्मत की वजह से था। आखिरकार शायद यही मेरी सीमा है। लू शेन ने कुछ असहायता से अपना सिर हिलाया। रैंकिंग पर नजर डालें तो 74वें स्तर के गार्जियन को हराने के बाद उनकी रैंक 8000 से बढ़कर 7800 हो गई। 7000 के आसपास, जिसका अर्थ है कि अभी भी मुझसे अधिक शक्तिशाली 7000 से अधिक लोग हैं जो 74वें स्तर के संरक्षक को हराने में सक्षम हैं। मेरी अनुमानित सीमा संभवतः यही है। अगर मैं 75वें स्तर पर पहुंच गया तो भले ही उनकी ताकत में कोई खास वृद्धि न हो, मैं शायद उन्हें हरा नहीं पाऊंगा। हालांकि ये परिणाम अभी भी मेरी उम्मीदों के अनुरूप है। लू शेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उन्हें खोल दिया और 75वें स्तर के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। हालांकि ये जानते हुए भी कि मैं इससे बेहतर हूं, क्या मुझे फिर भी कोशिश करनी चाहिए? लू शेन ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही वह धीरे धीरे 75वें स्तर के प्रवेश द्वार की ओर चला। एक अगरबत्ती के समय के बाद लू शेन की आकृति धीरे धीरे 75वें स्तर पर विलुप्त हो गई और पीछे एक कड़वी मुस्कान छोड़ गई। अगले ही क्षण लू शेन की आकृति मलोन टॉवर से बाहर निकल गई और वापस अपने पुराने सफेद विस्तार में लौट आए। वास्तव में 74वां स्तर मेरी सीमा है। 75वें स्तर पर संरक्षक ने मुझे कुछ ही मिनटों में हरा दिया। लू शेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य की बात है, यदि मैं परीक्षा से पहले अपनी साधना में थोड़ा सुधार कर पाता तो शायद मैं 75वें स्तर के संरक्षक को हरा सकता था। बस थोड़ा सा छोटा, लू शेन ने धीरे से कहा। उसकी नजर रैंकिंग पर पड़ी। उनके बाहर होने के साथ ही उनकी रैंक अब निश्चित हो गई, लेकिन रैंकिंग में बदलाव जारी रहा। तथापि 70 से ऊपर के स्तर पर पहुंचने के बाद परिवर्तन की दर धीमी हो गई, कभी कभी इसमें काफी समय लग गया। लू शेन ने रैंकिंग को चुपचाप देखा, अपनी स्थिति को 7800 से 7868 तक गिरते हुए देखा। उसने अंततः राहत की सांस ली, मुस्कुराते हुए। बुरा नहीं है, 7000 के दायरे में स्थिर है। इस स्कोर से मुझे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में अच्छा इलाज मिल सकता है। स्टार रिवर विश्वविद्यालय में कई प्रवेश होते हैं, यहां तक कि तियानकी स्टार में हर साल लगभग 7000 मार्शल कलाकार उम्मीदवार दाखिला लेते हैं। पूरे मानव महासंघ का तो जिक्र ही नहीं। मानव संघ ने 10,000 से अधिक ग्रहों पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया है तथा 3 प्रमुख तारा प्रणालियां हर वर्ष इन ग्रहों से बड़ी संख्या में वंशावलियों की भर्ती करती हैं।
स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का वार्षिक प्रवेश कोटा कम से कम 300 मिलियन है। मेरी परीक्षा रैंक 7000 के आसपास होने के कारण मैं संभवतः स्टार रिवर विश्वविद्यालय में शीर्ष 3000 में शामिल हो सकता हूं। ये परिणाम काफी अच्छा है। उन्मूलन के बाद लू शेंग अंततः शांत हो सका और रैंकिंग का निरीक्षण कर सका, विशेष रूप से मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम पर ध्यान केंद्रित कर सका। वह लड़का चेन मोयुन शीर्ष 10,000 में आ गया। लू शेंग ने देखा कि रैंकिंग सूची में सबसे नीचे, लगभग 9,900 के आसपास, चेन मोयुन का नाम धीरे धीरे दिखाई दिया। यद्यपि यह सबसे निचले पायदान पर था, फिर भी इस पायदान तक पहुंच पाना पहले से ही काफी प्रभावशाली था। वो लड़का, लू शेंग मुस्कुराया और सच्चे दिल से उसे बधाई दी। आखिरकार वे दोनों एक ही ग्रह से आए थे। जब वे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जैसा कि चेन मोयुन ने पहले बताया था, तो उन्हें एक साथ रहना होगा। लू शेंग स्वाभाविक रूप से खुश था कि चेन मोयुन अच्छे परिणाम प्राप्त कर सका। हालांकि चेन मोयुन की यही सीमा होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह टिक पाएगा। लू शेंग ने धीरे से कहा, धैर्यपूर्वक परीक्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लगभग आधे घंटे बाद रैंकिंग सूची में बदलाव अंततः बंद हो गया। क्या ये खत्म हो गया? लू शेंग ने रैंकिंग को देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उनकी अपनी रैंकिंग 7,868वें से गिरकर 7,893वें स्थान पर आ गई थी, जबकि चेन मोयुन शीर्ष 10,000 से लगभग बाहर हो गए थे तथा केवल 9,946वें स्थान पर ही पहुंच पाए थे। जब लू शेंग रैंकिंग देख रहा था, तो कोमल महिला की आवाज फिर से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। मूल्यांकन का तीसरा दौर समाप्त हो गया है। उम्मीदवार लू शेंग, परीक्षा संख्या 54,16,857। इस बार कुल 8.6 ट्रिलियन ट्रांसेंडेंट उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया और आपकी रैंकिंग है 7,893वीं। आवाज सुनकर लू शेंग के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इस वर्ष वास्तव में 8.6 ट्रिलियन उम्मीदवार थे। इतने सारे। लू शेंग को इस संख्या की उम्मीद नहीं थी, लेकिन गहराई से सोचने पर यह बात सही लगी। आखिरकार 10,000 उपनिवेश तारों वाले पूरे मानव संघ की कुल जनसंख्या 90 अरब से भी ज्यादा थी। यहां तक कि तियानकी तारे जैसे छोटे क्षुद्रग्रह की भी, जो मानव संघ के अपेक्षाकृत दूरस्थ भाग में स्थित था, जनसंख्या 3 अरब थी। बड़े ग्रहों की जनसंख्या का तो जिक्र ही न करें, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या कम से कम 10 अरब थी। कुछ तारा प्रणालियों के ग्रहीय बेल्टों में जनसंख्या खरबों तक पहुंच सकती है। इतनी विशाल जनसंख्या के साथ स्वाभाविक रूप से परीक्षा के लिए योग्य छात्रों की कोई कमी नहीं होगी, न ही उत्कृष्ट उम्मीदवारों की कोई कमी होगी। इन गणनाओं को देखते हुए परीक्षा में 8 ट्रिलियन से अधिक अभ्यर्थियों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मैं आगे न बढ़ पाने से थोड़ा निराश था, लेकिन ये देखते हुए कि 8 ट्रिलियन से अधिक उम्मीदवारों के बीच 7,000 की रैंकिंग प्राप्त करना पहले से ही एक प्रभावशाली उपलब्धि है। लू शेंग मुस्कुराया और फिर उसने कोमल महिला की आवाज सुनी। इस वर्ष की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा समाप्त हो गई है। अभ्यर्थी कृपया व्यवस्थित ढंग से परीक्षा स्थल से बाहर निकले। सब खत्म हो गया। लू शेंग ने धीरे से बुदबुदाया और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने तुरंत महसूस किया कि एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने उसे घेर लिया है, जिसने शून्य तारा क्षेत्र से उसका संबंध तोड़ दिया है। जब लू शेंग ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को आभासी केबिन में पाया। केबिन का दरवाजा खोलकर लू शेंग बाहर निकला। इस समय परीक्षा हॉल में वह अकेला बचा था। इस परीक्षा हॉल में केवल लू शेंग ही मूल्यांकन के तीसरे दौर तक पहुंच पाया था। इससे पहले कि लू शेंग अपनी सांस संभाल पाता, उसने अपनी कलाई घड़ी से भिनभिनाने की आवाजें सुनी। क्या चल रहा है? लू शेंग ने भौहें चढ़ाकर अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा, तो उसे एक के बाद एक कई संदेश दिखाई देने लगे। पहला संदेश जो उन्होंने देखा वह स्टार रिवर यूनिवर्सिटी से था। प्रिय छात्र लू शेंग, हमारे विश्वविद्यालय में दाखिला मिलने पर बधाई। कृपया 10 दिनों में तियानकी स्टार पर सेलेस्टियल स्पिरिट सिटी में रिपोर्ट करें। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का संदेश बहुत संक्षिप्त और सटीक था। स्वीकार किया। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का संदेश देखकर लू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसे पता था कि उसे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा, फिर भी असली प्रवेश संदेश देखकर उसे खुशी हुई। प्रिय छात्र लू शेंग, आपने हमारे विश्वविद्यालय के 10,073 मार्गदर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। प्रत्येक मार्गदर्शक ने आपको एक आमंत्रण संदेश भेजा है। कृपया स्टार रिवर विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक मार्गदर्शक पर विचार करने और उसे चुनने में समय लगाएं।
दूसरा संदेश भी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी से ही था। लू शेंग ने जब संदेश देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर जब उसने बिना पढ़े संदेशों की संख्या देखी तो उसने गहरी सांस ली। परीक्षा समाप्त होते ही उन्हें 10,000 से अधिक संदेश प्राप्त हो गए, जो सभी स्टार रिवर विश्वविद्यालय के प्रशिक्षकों के निमंत्रण थे। इतने सारे सलाहकार मुझ में रुचि रखते हैं। खैर, ये देखते हुए कि मेरी रैंकिंग 7,000 में है और कल्टीवेटर्स और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स को मिलाकर मार्शल आर्टिस्ट उम्मीदवारों में मेरी रैंक काफी ऊंची है। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी हर साल कम से कम 3 अरब छात्रों को प्रवेश देती है। मेरी ऊंची रैंक को देखते हुए ये स्वाभाविक है कि ये मेंटर मुझे निमंत्रण देंगे। लू शेंग हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसने तुरंत संदेशों की जांच नहीं की। संदेशों की भारी संख्या को देखते हुए उसने एक शांत जगह ढूंढने और स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में अपने भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक चुनने में समय बिताने का फैसला किया। परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हुए लू शेंग ने जियांग हे और 3 मार्शल आर्ट क्लास के प्रशिक्षकों को बाहर इंतजार करते देखा। हाँ, हमारे यूकाई हाई स्कूल की सेलिब्रिटी अंततः सामने आ गई। लू शेंग को देखकर जियांग हे और तीनों गुरु तुरंत मुस्कुरा उठे। वाह, प्रवेश परीक्षा में 7,000 से ज्यादा रैंक! हमारे यूकाई हाई स्कूल के किसी छात्र ने पहले कभी यह उपलब्धि हासिल नहीं की। आप पहले हैं, जो हमारे स्कूल के लिए, या यूं कहें कि किमिंग शहर के लिए, एक ऐतिहासिक क्षण है। जियांग हे ने मुस्कुराते हुए कहा। लू शेंग शांत रहा, विनम्रता से मुस्कुराया। बस किस्मत का खेल है, मुझे अभी बहुत काम करना है। लू शेंग के शब्दों ने जियांग ही और बाकी लोगों को और भी ज्यादा आभारी बना दिया। इतनी असाधारण प्रतिभा और स्थिर चरित्र के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि लू शेंग इतनी दूर तक पहुंच गया था। अब जबकि परीक्षा समाप्त हो गई है, आपको स्टार रिवर विश्वविद्यालय से प्रवेश प्रस्ताव मिल गया होगा, है ना? पहले विश्वविद्यालय के बारे में जानने के लिए कुछ समय क्यों न निकालें? जब आपके पास समय होगा तो स्कूल एक उत्सव भोज आयोजित करने की योजना बना रहा है। किमिंग शहर के सभी प्रमुख नेता और पारलौकिक लोग हमारे स्थानीय सेलिब्रिटी को विदाई देने के लिए वहां मौजूद होंगे। जियांग हे ने सुझाव दिया। लू शेंग ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी और उन मार्गदर्शकों को समझने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी जिन्होंने उसे निमंत्रण भेजे थे। जियांग हे और अन्य लोगों को अलविदा कहने के बाद लू शेंग सीधे घर चला गया। फिर उसने अपना कंप्यूटर खोला और स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का आधिकारिक फोरम ढूंढा और विश्वविद्यालय के बारे में सीखना शुरू किया। लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद लू शेंग को स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी समझ प्राप्त हुई। मुझे पता था कि स्टार रिवर विश्वविद्यालय में प्रवेश का मतलब होगा वहां लंबे समय तक रहना, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि स्नातक की अवधि 300 साल होगी। लू शेंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। 300 वर्ष एक साधारण व्यक्ति के लिए लगभग कई जन्म। यहां तक कि पारलौकिक लोगों के लिए भी गोल्डन बॉडी मार्शल आर्टिस्टों का जीवनकाल लगभग 300 वर्ष का होता था। दूसरे शब्दों में, यदि मैं गोल्डन बॉडी हासिल नहीं कर पाया या स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में 5वें स्तर तक नहीं पहुंच पाया, तो शायद मैं अपने जीवनकाल में कभी स्नातक नहीं हो पाऊंगा। लू शेंग भावुक हुए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा स्टार रिवर विश्वविद्यालय की भौगोलिक स्थिति भी अनोखी है। लू शेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उन्होंने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के स्थान का परिचय देने वाली एक फोरम पोस्ट पढ़ी। मानव महासंघ में 3 प्रमुख तारा प्रणाली शक्तियों में से एक के रूप में स्टार रिवर विश्वविद्यालय ने स्टार रिवर तारा प्रणाली पर कब्जा कर लिया, जो 7 प्रमुख तारा प्रणालियों में से एक थी, जो 3 अग्रिम पंक्ति की तारा प्रणालियों में से एक थी। अग्रिम पंक्ति की तारा प्रणालियां युद्ध क्षेत्र के सबसे निकट थीं, जिसका अर्थ था कि एक बार जब आप स्टार रिवर विश्वविद्यालय में प्रवेश कर गए तो आपने स्टार रिवर तारा प्रणाली की रक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल ली। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी मेंटर चुनने की सलाह, भर्ती स्लॉट से छूट। अग्रिम पंक्ति। लू शेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मानव महासंघ की 7 प्रमुख तारा प्रणालियों में से 3 अग्रिम पंक्ति की तारा प्रणालियां और 4 पश्चिम पंक्ति की तारा प्रणालियां हैं। सेलेस्टियल मिस्ट स्टार सिस्टम, जहां लू शेंग स्थित है, और मानव संघ का जन्म स्थान मिल्की वे गैलेक्सी दोनों ही 4 पीछे के तारा प्रणालियों में से हैं। जहां तक शेष 2 पीछे स्थित तारा प्रणालियों का प्रश्न है, वे 2 अन्य प्रमुख तारा प्रणाली बलों द्वारा नियंत्रित होती हैं। एस्केंशन गुटो द्वारा नियंत्रित फोजिंग स्टार सिस्टम तथा डोरान संप्रदाय द्वारा नियंत्रित डोरान स्टार सिस्टम भी 4 रियर स्टार सिस्टम में से हैं। 3 अग्रिम पंक्ति की तारा प्रणालियां हैं स्टार रिवर तारा प्रणाली, ताइक्सू तारा प्रणाली, जिसका आधा भाग असेंशन गुटो और मानव संघ के सहयोगी शून्य आत्मा संप्रदाय द्वारा नियंत्रित है,
और दाओइस्ट स्किल तारा प्रणाली, जिसका आधा भाग दाओरान संप्रदाय और मानव संघ के सहयोगी 10,000 कानून दाओ संप्रदाय द्वारा नियंत्रित है। एक निश्चित अर्थ में मानव संघ द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित एकमात्र अग्रिम पंक्ति तारा प्रणाली स्टार रिवर तारा प्रणाली है। हालांकि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के संस्थापक सम्राट बाय अंततः एक शक्तिशाली गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म बनने वाले अंतिम व्यक्ति थे। इस प्रकार स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की नींव दाओरान संप्रदाय और असेंशन गुटों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर है। परिणामस्वरूप दो पिछली तारा प्रणालियों पर दाओरान संप्रदाय और असेंशन गुटों का कब्जा है, और यहां तक कि अग्रिम पंक्ति के क्षेत्र भी आंशिक रूप से उनके नियंत्रण में हैं। प्रभाव की दृष्टि से असेंशन गुट और दाओरान संप्रदाय स्टार रिवर विश्वविद्यालय से श्रेष्ठ हैं। लू शेंग ने धीरे से कहा, मानव संघ की यादें उसके दिमाग में फिर से उभर आईं। हालांकि प्रभाव सीमा के संदर्भ में स्टार रिवर यूनिवर्सिटी थोड़ी कमजोर है, फिर भी इसमें कुछ अद्वितीय पहलू हैं। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी एक स्कूल के रूप में स्थापित है जो डोरान संप्रदाय और असेंशन गुटों जैसी संप्रदाय जैसी शक्तियों से अलग है। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी अपने छात्रों के लिए अपेक्षाकृत उदार आवश्यकताएं रखती है। कोई भी विविध आवश्यकताएं नहीं है। स्टार रिवर विश्वविद्यालय के छात्र से अपेक्षित कार्यों को पूरा करना ही पर्याप्त है, बिना किसी बाध्यकारी प्रभाव के, विशेष रूप से स्नातक होने के बाद। जहां तक दाओरान संप्रदाय और आरोही गुटों का सवाल है, एक बार आप उनसे जुड़ गए तो जीवन भर के लिए उनके निशान से छुटकारा पाना मुश्किल है। लू शेंग ने याद करते हुए स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के मंच पर भी नजर डाली। स्टार रिवर विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या लगभग 7.8 बिलियन है। ये छात्र और अकादमी के संरक्षक पूरे स्टार रिवर स्टार सिस्टम में फैले हुए हैं, और स्टार रिवर स्टार सिस्टम के भीतर की सेनाएं भी स्टार रिवर विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, जो मिलकर स्टार रिवर स्टार सिस्टम की रक्षा करती हैं। इसके साथ ही स्टार रिवर विश्वविद्यालय के ये संबद्ध बल नए भर्तियों के स्रोत भी हैं, जो छात्र समुदाय को तरोताजा करते हैं। अतः एक तरह से संपूर्ण स्टार रिवर स्टार सिस्टम एक स्टार रिवर विश्वविद्यालय की तरह है, जो स्टार रिवर स्टार सिस्टम के भीतर एक आत्मनिर्भर चक्र का निर्माण करता है। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के बारे में उन फोरम पोस्टों को पढ़ने के बाद लू शेंग ने अपनी कनपटियां रगड़ी। हालांकि मुझे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की अच्छी समझ है, फिर भी एक गुरु चुनना मुश्किल है। वैसे मैं चेन मोयुन से पूछ सकता हूँ। उनका परिवार सेलेस्टियल सीक्रेट स्टार सिटी का एक मार्शल आर्ट परिवार है, और उन्हें मुझसे ज्यादा जानकारी होने की संभावना है। शायद मैं उनकी राय ले सकूं। लू शेंग ने चेन मोयुन के बारे में सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसका संपर्क नंबर डायल कर दिया। संचार तुरंत जुड़ गया, और चेन मोयुन की आकृति प्रकाश प्रक्षेपण के माध्यम से लू शेंग के सामने प्रकट हुई। चेन मोयुन का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। जाहिर है कि वह स्टार रिवर विश्वविद्यालय में प्रवेश पाकर बहुत खुश थी। हाँ, मुझे पता था कि तुम मुझसे संपर्क करोगे। जैसे ही चेन मोयुन का आंकड़ा दिखाई दिया, वह हंसे और कहा। लू शेंग मुस्कुराए, लेकिन उन्हें बोलने का कोई मौका नहीं मिला। इससे पहले कि चेन मोयुन ने रहस्य से भरा हुआ पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस साल तियान की स्टार से कितने लोगों को स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया था? लू शेंग दंग रह गया और उसने अपना सिर हिलाया। 6,000 से ज्यादा। इस रहस्योद्घाटन से लू शेंग आश्चर्यचकित रह गया। 6,000 से ज्यादा। क्या ऐसा हो सकता है कि तियान की प्रशिक्षण शिविर के सभी मार्शल आर्टिस्ट स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में भर्ती हो गए हों? चेन मोयुन ने अपना सिर हिलाया। उन सभी को कैसे प्रवेश दिया जा सकता है? हालांकि तियान की प्रशिक्षण शिविर के मार्शल कलाकारों की गुणवत्ता आमतौर पर बेहतर होती है, स्टार रिवर विश्वविद्यालय मुख्य रूप से मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प को महत्व देता है। उपलब्धियों के अलावा स्टार रिवर विश्वविद्यालय इस विशेषता को अत्यधिक महत्व देता है, इसलिए कुछ मार्शल आर्टिस्ट उम्मीदवारों को तियान की प्रशिक्षण शिविर में भाग लिए बिना भी प्रवेश दिया गया। ये सुनकर लू शेंग ने सिर हिलाया। वैसे क्या आपको 10 दिनों में तियानकुई स्टार सिटी में इकट्ठा होने की सूचना मिली है? चेन मोयुन ने लू शेंग की ओर देखा और पूछा। लू शेंग ने सिर हिलाया, फिर संरक्षक चयन का मुद्दा उठाया। स्वर्गीय गुप्त सितारा शहर में एक मार्शल आर्ट परिवार से होने के कारण चेन मोयुन के परिवार के सदस्यों का दाखिला पहले स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में हुआ था। इसलिए उन्हें स्टार रिवर यूनिवर्सिटी और विभिन्न सूचना माध्यमों की बेहतर समझ थी, और इसलिए लू शेंग ने उनकी सलाह ली। कुछ क्षण विचार करने के बाद चेन मोयुन ने धीरे से कहा, एक गुरु का चयन करने के लिए वास्तव में सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह आपके अगले 300 वर्षों के साधना और अध्ययन को प्रभावित करेगा। एक संरक्षक चुनने के लिए कई पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। एक पहलू यह है कि संरक्षक किस पद की देखरेख करता है।
आपको स्टार रिवर विश्वविद्यालय की एक निश्चित समझ होनी चाहिए। संपूर्ण स्टार रिवर स्टार सिस्टम एक विश्वविद्यालय की तरह है, जहां प्रत्येक संरक्षक की अपनी जिम्मेदारियां और पर्यवेक्षण के क्षेत्र हैं। अलग अलग पद अलग अलग लाभ प्रदान करते हैं। कुछ संरक्षक अग्रिम पंक्ति की रक्षा करते हैं, जिससे आप शीघ्रता से युद्ध का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक युद्धों में खुद को निखार सकते हैं। अन्य संरक्षक संसाधन समृद्ध क्षेत्रों की देखरेख करते हैं। इसके अलावा गुरु जिस मार्ग में निपुण है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अमर तकनीक की साधना करते हैं तो आपको ऐसा कोई गुरु नहीं मिलेगा जिसने समान ग्रह स्तरीय साधना तकनीकों की साधना न की हो, क्योंकि वे आपको उचित मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। बेशक एक और महत्वपूर्ण पहलू है मेंटर की क्षमता। हालांकि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में लाखों मेंटर हैं, जिनमें से 10,000 से भी कम में 7वें चरण की क्षमता है। जहां तक 8वें और 9वें चरण के मेंटरों की बात है तो हमें उन पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वे आमतौर पर छात्रों को नहीं लेते। चेन मोयुन की बात सुनकर लू शेंग ने अपने दिल में विश्लेषण करना शुरू कर दिया। ये सच है, 8वें और 9वें चरण के प्रशिक्षकों को अक्सर कुछ अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्रों की रक्षा करनी पड़ती है या कुछ विशेष कार्य करने पड़ते हैं, जिससे उनके पास छात्रों को पढ़ाने के लिए समय नहीं बचता। वे आमतौर पर छात्रों को नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि 7वें चरण के मार्गदर्शकों के पास भी अपने छात्रों को सीधे मार्गदर्शन देने के लिए शायद ही कभी समय होता है, क्योंकि उनके पास कई कार्य और जिम्मेदारियां होती हैं। 7वें चरण के मार्गदर्शक के अंतर्गत शिक्षण कार्य अक्सर इन मार्गदर्शकों के अधीन उत्कृष्ट छात्रों द्वारा किया जाता है, जो नए छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षण सहायक के रूप में कार्य करते हैं। लू शेंग ने धीरे धीरे एक संरक्षक का चयन करने की एक निश्चित समझ हासिल कर ली। इस समय चेन मोयुन ने बोलना जारी रखा। हम निश्चित रूप से उन 7वें चरण के संरक्षकों में से चुनेंगे, लेकिन वे जिन ग्रहों की रक्षा करते हैं वे अलग अलग होते हैं। अक्सर एक 7वें चरण के संरक्षक को दर्जनों ग्रहों की रक्षा करनी पड़ती है। 7वें चरण के गुरु का चयन करते समय आपको यह विचार करना होगा कि वे किस प्रकार के ग्रहों की रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ग्रह ऐसे संसाधन उत्पन्न करते हैं जो विशेष रूप से आपकी साधना के लिए उपयुक्त होते हैं, या कुछ ग्रहों के विशेष स्थान होते हैं जो आपकी मार्शल आर्ट को निखारने के लिए आदर्श होते हैं। आखिरकार पूरे स्टार रिवर स्टार सिस्टम में आकाशगंगा मार्ग हमारे लिए बहुत महंगे हैं। अगर हो सके तो इन लाभों को स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त करना सबसे अच्छा है। ये सुनकर लू शेंग भी सहमत हो गया। उदाहरण के लिए, जब उसने पहले पंचतत्व मुट्ठी की खेती की थी तो उसे जिस पंचतत्व फल की जरूरत थी वह पंचतत्व तारा नामक ग्रह पर उत्पन्न हुआ था। यदि लू शेंग उस समय पंचतत्व तारे पर होता तो पंचतत्व फल के लिए विनिमय करना अधिक सुविधाजनक और सस्ता भी होता। ये छिपे हुए फायदे हैं। अगर चेन मोयुन ने इसका जिक्र न किया होता तो शायद लू शेंग ने इसके बारे में सोचा भी न होता। एक और महत्वपूर्ण बात है, इस समय चेन मोयुन ने अधिक गंभीर भाव के साथ फिर से बात की। क्या आप जानते हैं कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में 3 गुट हैं? लू शेंग ने एक पल सोचा। इससे पहले उसने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के पोस्ट में इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण देखे थे और तुरंत जवाब दिया, मुझे पता है। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में प्राचीन मार्शल गुट, नया मार्शल संप्रदाय और अनुसंधान गुट है। चेन मोयुन ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में अनगिनत प्रतिभाएं हैं। यहाँ तक कि एक ही मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम में भी इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अध्ययन की अलग अलग शाखाएं हैं। प्राचीन मार्शल गुट स्वयं को मजबूत बनाने, युद्ध की नींव के रूप में स्वयं पर भरोसा करने और बाहरी साधनों पर शायद ही कभी निर्भर रहने की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि केवल स्वयं के भीतर मजबूत होने से ही कोई वास्तव में मजबूत हो सकता है। जहां तक नए मार्शल संप्रदाय की बात है, वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बाहरी वस्तुओं के इस्तेमाल की वकालत करते हैं। उदाहरण के लिए, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध विशाल दिव्य सैनिक सेना नए मार्शल संप्रदाय का एक विचार है। इसके अलावा तथाकथित ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट वगैरह भी हैं। जहां तक रिसर्च गुटों की बात है, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये गुट अंधाधुंध शिक्षण का समर्थन करता है। उनका ज्यादातर समय मार्शल आर्ट तकनीकों पर शोध करने में व्यतीत होता है। आज मार्शल आर्टिस्ट जिन मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करते हैं, उनमें से कई पर इन्हीं गुटों के विशेषज्ञों ने शोध किया है। इसलिए किसी गुरु का चयन करते समय आपको ये भी विचार करना चाहिए कि वे किस गुट से संबंधित हैं। यदि आपका झुकाव प्राचीन मार्शल आर्ट की ओर है तो नए मार्शल संप्रदाय के गुरुओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। चेन मोयुन की बात सुनकर लू शेंग गहरी सोच में पड़ गया। प्राचीन, नवीन, अनुसंधान गुट,
इन 3 शाखाओं में से मैं वास्तव में प्राचीन मार्शल गुटों की ओर अधिक झुका हुआ हूं। आखिरकार अपने सिस्टम पैनल के अस्तित्व के साथ मैं आत्म सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर चलता हूं। जहां तक नए मार्शल संप्रदाय की बात है, बाहरी वस्तुओं पर निर्भर होने के कारण यह मेरे सिस्टम पैनल के साथ कुछ हद तक टकराता है। हालांकि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का विशाल दिव्य सैनिक दल काफी प्रसिद्ध है, फिर भी यह अनुकूलता का मामला है। लू शेंग ने सोचा, और इस समय चेन मोयुन ने कुछ सोचा और अचानक कहा, वैसे एक बात है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। चेन मोयुन की बात सुनकर लू शेन कुछ उलझन में पड़कर उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। चेन मोयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के बाद एक निश्चित विशेषाधिकार मिलता है जो आपके रिश्तेदारों और दोस्तों को भर्ती से बचने की अनुमति देता है। ये सुनकर लू शेन की आंखें तुरंत चमक उठीं। भर्ती से छूट। आखिरकार एक बार जब हम स्टार रिवर विश्वविद्यालय और स्टार रिवर स्टार सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं तो एक निश्चित अर्थ में यह अग्रिम पंक्ति में लड़ने जैसा होता है, इसलिए विश्वविद्यालय हमें यह विशेषाधिकार प्रदान करता है। हम दोनों चौथे चरण के छात्रों के रूप में प्रत्येक के पास अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट के लिए 10 स्लॉट हैं। हालांकि ये छूट स्लॉट केवल चौथे चरण से नीचे के छात्रों के लिए ही लागू हो सकते हैं। ये सुनकर लू शेंग हल्के से मुस्कुराया। हालांकि यह चौथे चरण से थोड़ा नीचे था, लू शेंग के लिए यह पहले से ही पर्याप्त था। आखिरकार लू शेंग लंबे समय से लीमो को भर्ती से छूट दिलाने का रास्ता ढूंढ रहा था। जब उसने पहली बार ट्रांसेंडेंट के क्षेत्र में प्रवेश किया था तो लीमो ने उसकी बहुत मदद की थी। लू शेंग कृतघ्न नहीं था। जब भी वह कर सकता था वह स्वाभाविक रूप से उस दयालुता का बदला चुकाना चाहता था। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास बिक्री के लिए कोई अतिरिक्त छूट स्लॉट है? मैं आपसे कुछ खरीदने के लिए फेडरेशन पॉइंट्स की एक निश्चित राशि का भुगतान कर सकता हूं। चेन मोयुन ने अचानक अपने हाथ रगड़े और मुस्कुराते हुए लू शेन की ओर देखा। चेन मोयुन को देखकर लू शेन को समझ आ गया कि वह ये स्लॉट क्यों खरीदना चाहता था। चेन मोयुन स्वर्गीय गुप्त सितारा नगरी के चेन परिवार से थे। एक मार्शल आर्ट परिवार होने के नाते स्वाभाविक रूप से उनकी आबादी बढ़ी थी। हर किसी में चेन मोयुन जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती थी जो स्टार रिवर विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सके। चेन परिवार में लीमो और गाओ फैंग जैसे कई लोग थे जिनकी प्रतिभाएं समाप्त हो चुकी थीं। हालांकि स्वर्गीय गुप्त सितारा शहर में आरामदायक जीवन के आदी होने के कारण वे अग्रिम पंक्ति में नहीं जाना चाहते थे और इसलिए उन्हें छूट की आवश्यकता थी। लू शेंग ने ज्यादा हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने लिए 2 स्लॉट छोड़कर उसने बाकी 8 स्लॉट निकाल लिए। छूट स्लॉट वर्तमान लू शेंग के लिए मूल्यवान नहीं थे, लेकिन लीमो और गाओ फैंग जैसे मार्शल कलाकारों के लिए, जिनकी प्रतिभा समाप्त हो चुकी थी, वे बेहद कीमती थे। लीमो की तो बात ही छोड़िए, गाओ फैंग ने भी पहले लू शेंग की काफी मदद की थी। अब जब उसके पास क्षमता थी तो वह स्वाभाविक रूप से गाओ फैंग की मदद करना चाहता था। हालांकि लू शेंग जैसी प्रतिभा को आगे बढ़ाने से गाओ फैंग की शिक्षण क्षमता का भी पता चला, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए सैन्य सेवा से छूट मिल गई, लेकिन भविष्य में अनिश्चितताएं बनी रहीं। लू शेंग गाओ फैंग के लिए एक सहायक सैनिक की भूमिका निभाना चाहते थे। जहां तक जियांग हे का सवाल है, जियांग ही स्वयं एक चौथे चरण के मार्शल कलाकार थे और लू शेंग के छूट स्लॉट का इस्तेमाल जियांग ही के लिए नहीं किया जा सकता था। हालांकि जियांग ही ने लू शेंग को भी प्रशिक्षित किया था और उनका रेज्यूमे भी शानदार था, जिससे उन्हें लंबे समय तक भर्ती से छूट मिल गई। ये सब सोचने के बाद लू शेंग ने बचे हुए 8 स्लॉट सीधे चेन मोयुन को सौंप दिए। बिना किसी देरी के चेन मोयुन ने तुरंत बड़ी मात्रा में फेडरेशन पॉइंट लू शेंग को हस्तांतरित कर दिए। ये सब पूरा करने के बाद लू शेंग ने चेन मोयुन के संचार को बंद कर दिया, अपने बिस्तर से उठे, थोड़ा इधर उधर चले गए और फिर जियांग हे द्वारा भेजी गई उत्सव पार्टी की जानकारी देखी। एक पल सोचने के बाद लू शेंग ने वहां जाने का फैसला किया। आखिरकार तियानकी स्टार छोड़ने के बाद उसे लौटने में काफी समय लग सकता था। जैसे जैसे शाम करीब आए, लू शेंग ने यूकाई हाई स्कूल की जश्न पार्टी में भाग लिया और फिर जल्दी से वहां से चला गया। अगले कुछ समय में लू शेंग ने किमिंग सिटी छोड़ दी, स्टार सिटी लौट आया, बस गया और अपने गुरु के चयन पर विचार करने लगा। सबसे पहले ये गुरु की ताकत होनी चाहिए। छठे दर्जे के गुरु का स्थान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वे मुझे जो मदद दे सकते हैं वह 7वें दर्जे के गुरु की तुलना में निश्चित रूप से कमतर है। इसलिए मुझे अभी भी 7वें दर्जे के गुरुओं में से ही चुनना होगा। लू शेंग ने चेन मोयुन द्वारा बताए गए पहलुओं के अनुसार एक एक करके विकल्पों की जांच की।
हालांकि छठे स्तर के सलाहकारों के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद लू शेन को चुनने वाले सलाहकारों की संख्या अचानक 10,000 से घटकर 1,000 से कुछ अधिक रह गई। अभी भी 1,000 से अधिक 7वें स्तर के सलाहकार हैं। ये बुरा नहीं है। लू शेन हल्के से मुस्कुराया। पूरे स्टार रिवर विश्वविद्यालय में 7वीं श्रेणी के 10,000 से भी कम गुरु थे और 1,000 से ज्यादा लोगों का उसे चुनना पहले से ही काफी अच्छा था। साधना के अलावा भौगोलिक स्थिति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिस्टम पैनल की मौजूदगी के कारण ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बस पीछे की ओर लगातार प्रशिक्षण लेना है। जैसे जैसे मेरी साधना बेहतर होती जाएगी, मेरी ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाएगी। लू शेंग ने छठे स्तर के सलाहकारों के आमंत्रण संदेशों को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। फिर शेष बचे लगभग 1,000 7वें स्तर के सलाहकारों की जानकारी देखी और उनमें से कुछ को हटा दिया जिनकी स्थिति विशेष रूप से अग्रिम पंक्ति के करीब थी। संख्या तुरंत ही फिर से कम हो गई तथा सीधे 300 से अधिक हो गई। स्टार रिवर स्टार सिस्टम अभी भी अग्रिम पंक्ति में स्थित है। अधिकांश संरक्षक अग्रिम पंक्ति में तैनात हैं। इसके बाद इन गुरुओं की विशेषताएं आती हैं। मैं अमर तकनीक और पंचतत्व मुट्ठी की साधना कर रहा हूं, दीर्घायु और अमरता के मार्ग पर चल रहा हूं। इसलिए मैं इसी मार्ग से एक गुरु चुनूंगा। लू शेंग ने कुछ देर तक विचार किया, फिर एक बार फिर शेष बचे 300 से अधिक गुरुओं में से कुछ ऐसे गुरुओं को हटा दिया जो उसके मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं थे। इस स्क्रीनिंग के बाद केवल 3 मार्गदर्शक बचे। इस शेष 3 गुरुओं को देखकर लू शेंग ने ठंडी सांस ली। इतने कम, लेकिन जल्द ही लू शेंग शांत हो गया। अगर मैं अग्रिम पंक्ति में तैनात सलाहकारों को चुनता तो संख्या ज्यादा होने की संभावना होती, लेकिन अंततः यह उपयुक्त नहीं है। हालांकि 3 सलाहकार कम हैं, लेकिन जब तक वे मेरे लिए सबसे उपयुक्त हैं तब तक सब ठीक रहेगा। इसके बाद लू शेंग ने शेष 3 गुरुओं की जानकारी की जांच शुरू की। जांच करने पर लू शेंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि शेष 3 मार्गदर्शकों ने अलग अलग रास्ते अपनाए थे जो स्टार रिवर विश्वविद्यालय के 3 विचारधाराओं के अनुरूप थे। प्राचीन मार्शल आर्ट, नया मार्शल संप्रदाय, अनुसंधान संप्रदाय। लू शेंग ने प्रत्येक की समीक्षा की। 7वें स्तर के संरक्षक जी यानरान न्यू मार्शल सेक्ट ब्लडलाइन मार्शल आर्टिस्ट निर्देशन में माहिर हैं, जो ब्लडलाइन शक्ति के माध्यम से मार्शल कलाकारों की जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं। पहले गुरु की जानकारी देखने के बाद लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। नए मार्शल संप्रदाय से एक संरक्षक और रक्तरेखा मार्शल कलाकारों पर ध्यान केंद्रित। लू शेंग विशेष रूप से नए मार्शल संप्रदाय, विशेष रूप से इन ब्लडलाइन मार्शल कलाकारों के प्रति उत्सुक नहीं थे। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के मंच पर अधिकांश ब्लडलाइन मार्शल आर्टिस्ट ब्रह्मांड में शक्तिशाली प्राणियों की रक्तरेखा शक्ति को इकट्ठा करते हैं, विशेष तरीकों के माध्यम से इसे अपने आप में एकीकृत करते हैं, जिससे इन शक्तिशाली प्राणियों के कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। इस वजह से कुछ ब्लडलाइन मार्शल आर्टिस्टों की उपस्थिति अजीब होती है, न तो पूरी तरह से मानव और न ही भूतिया। ये वह तस्वीर नहीं थी जिसे लू शेंग देखना चाहता था। एक क्षण विचार करने के बाद लू शेंग ने सीधे नए मार्शल संप्रदाय के इस 7वें स्तर के गुरु को आगे बढ़ा दिया। शेष लोग प्राचीन मार्शल आर्ट और अनुसंधान संप्रदाय के गुरु हैं। लू शेंग ने नीचे देखना जारी रखा और दूसरे संरक्षक की जानकारी देखी। 7वें स्तर के गुरु प्राचीन मार्शल आर्ट्स फैंग चांग चुन मार्शल आर्ट में दीर्घायु और अमरता की दिशा में विशेषज्ञ हैं। दूसरे गुरु की जानकारी देखकर लू शेंग की आंखें चमक उठी। सच कहें तो स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के 3 विचारधाराओं में से लू शेंग की पहली पसंद प्राचीन मार्शल आर्ट्स थी, क्योंकि यह मुख्य रूप से खुद को मजबूत करने पर केंद्रित है, जो लू शेंग के सिस्टम पैनल के साथ मेल खाता है। मैं स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में फैंग चांग चुन के मूल्यांकन की जांच कर सकता हूं। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम पर भी इन मार्गदर्शकों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ पोस्ट हैं, जिनमें उनकी शिक्षण पद्धतियों और उनके छात्रों की उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया है। यहां तक कि कुछ नेकनियत लोग भी हैं जिन्होंने मंच पर संरक्षक की शिक्षण क्षमताओं की रैंकिंग बनाई है। ऐसा इसलिए हुआ ताकि लू शेंग के लिए एक मार्गदर्शक चुनना सुविधाजनक हो सके। लू शेंग ने फैंग चांग चुन के बारे में जानकारी के लिए मंच पर खोज की। जल्द ही उन्होंने बड़ी संख्या में पोस्ट पुनः प्राप्त कर ली। लू शेंग ने उन्हें एक एक करके पढ़ा, लेकिन इन पोस्टों को पढ़ने के बाद लू शेंग की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि संरक्षक फैंग चांग चुन स्टार रिवर स्टार सिस्टम के पीछे तैनात है, उनका मानना है कि मार्शल कलाकारों को रक्त और आग में बढ़ने की जरूरत है। फैंग चांग चुन के मार्गदर्शन में छात्रों की मृत्यु दर 70% तक पहुंच जाती है। पीछे तैनात होने के बावजूद वह अक्सर छात्रों को अग्रिम पंक्ति में आने के लिए कहते हैं।
यह मेरे मूल इरादे के कुछ विपरीत है। लू शेंग ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए बुदबुदाया। लू शेंग का मानना था कि पीछे से खुद को लगातार मजबूत करना चाहिए। सिस्टम पैनल के होते हुए युद्ध के मैदान में खुद को निखारने की कोई जरूरत नहीं थी। ये पूर्णतः अनावश्यक था। इसके अलावा मेंटर फैंग चांगचुन छात्रों को पढ़ाने में खास अच्छे नहीं हैं। उनके छात्र ज्यादातर समय पढ़ाने में मदद करते हैं और जो छात्र उनकी जगह ले रहा है उसके पास सिर्फ 5वीं श्रेणी की क्षमता है। थोड़ा कम है। लू शेंग ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं, ये सोचते हुए कि यदि वह फैंग चांगचुन के अधीन प्रशिक्षुता प्राप्त करता है तो उसका प्रशिक्षक वास्तव में 5वें स्तर का मार्शल कलाकार होगा। यह अपने आप में बुरा नहीं था। 5वीं श्रेणी का एक मार्शल आर्टिस्ट उसे सिखाने के लिए काफी होता। हालांकि लू शेंग को झिझक इस बात से थी कि हताहतों की संख्या 70% तक पहुंच गई थी। मुझे अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। एक क्षण विचार करने के बाद लू शेंग ने अपना ध्यान अंतिम बचे हुए गुरु की जानकारी पर केंद्रित किया। 7वें स्तर के मार्गदर्शक गुमो अनुसंधान शैली जीवन डोमेन मार्शल आर्ट अनुसंधान में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने दीर्घायु आसन की साधना पद्धति में सुधार किया है तथा दीर्घायु आसन के लिए 2 उन्नत तकनीकें विकसित की हैं। गुमो की जानकारी देखकर लू शेंग खुश हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि मेंटर गुमो शोध शैली का अनुसरण करते हैं, लेकिन उनके अध्ययन की दिशा मेरे अपने मार्ग से काफी मेल खाती है और वे जिन स्थानों की रक्षा करते हैं वे सभी स्टार रिवर स्टार सिस्टम के सुरक्षित पीछे के क्षेत्रों में हैं। तुरंत ही लू शेंग ने गुमो के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम पर खोज की। लू शेंग ने पोस्टों को देखा। फैंग चांगचुन की तरह गुरु गुमो भी ज्यादातर अपने 3 शिष्यों से ही शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। हालांकि कभी कभी वे स्वयं भी छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। मुख्य अंतर यह है कि ये तीनों शिष्य 6ठी श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट हैं, जो फैंग चांगचुन के निर्देशन से काफी बेहतर है। इसके अलावा मेंटर गुमो सभी पृष्ठभूमियों के छात्रों को स्वीकार करते हैं। उनके 3 छठे स्तर के छात्र क्रमशः प्राचीन मार्शल आर्ट, नई मार्शल आर्ट और अनुसंधान शैलियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों में से मेरे लिए सबसे उपयुक्त गुरु गुमो है। ये तय हो गया है। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराया, फिर गुमो द्वारा पहले भेजी गई प्रवेश जानकारी निकाली और पुष्टि पर क्लिक किया। ये सब करने के बाद लू शेंग ने आलस्य से अपना शरीर फैलाया। मार्गदर्शक चुनना बहुत झंझट भरा काम है। अब स्टार रिवर यूनिवर्सिटी जाने का समय है। शेष समय में मुझे अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। थोड़े समय के विश्राम के बाद लू शेंग अपनी साधना अवस्था में लौट आया। ... जल्द ही 10 दिन बीत गए। लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उनकी गहराई में एक हल्की सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र स्वर्ण शरीर 3/100, अमर तकनीक 210 LV1, दीर्घायु क्षेत्र मैक्स, महान 5 तत्व मुट्ठी मैक्स, 5 तत्व क्षेत्र मैक्स, बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 LV5, बेसिक मार्शल आर्ट महारत 1110 LV6। पिछले कुछ दिनों में मैं अपनी साधना की प्रगति में थोड़ा सुधार करने में कामयाब रहा हूं। यद्यपि प्रगति धीमी है, एक बार स्वर्ण शरीर क्षेत्र में पहुंचने पर थोड़ी सी भी वृद्धि महत्वपूर्ण शक्ति सुधार का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि मैं अभी भी 70वीं मंजिल के संरक्षक को नहीं हरा सकता, लेकिन मैं उसके खिलाफ लंबे समय तक टिक सकता हूं। अपनी ताकत में बदलाव महसूस करते हुए लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। अब चलने का समय हो गया है। लू शेंग उठे, कमरे से बाहर निकले और स्टाररी स्काई ट्रेन स्टेशन की ओर चल पड़े, जहां वे तियानकुई स्टार जाने की तैयारी कर रहे थे और तियानकी स्टार के उन छात्रों से मिलने वाले थे जिन्हें स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में भी दाखिला मिला था। लू शेंग को स्टार रिवर यूनिवर्सिटी द्वारा अनुरोधित पंजीकरण स्थान पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। तियानकुई स्टार के उपनगरीय क्षेत्र में स्थित, हालांकि इसे उपनगरीय कहा जाता था, इसमें एक स्टारशिप डॉकिंग स्टेशन था। तियानकी स्टार एक छोटा सा क्षुद्रग्रह होने के कारण अपने सभी शहरों में से केवल इस डॉकिंग स्टेशन के पास ही, जिसमें इसके भीतर के 108 स्टार शहर भी शामिल हैं, स्टार सिस्टम जहाजों को रोकने के लिए था। और ये तो बस एक डॉकिंग स्टेशन था। स्टार रिवर स्टार सिस्टम में प्रवेश करने के लिए प्रसारण हेतु एक स्टार सिस्टम मार्ग की आवश्यकता थी। वे यहाँ केवल एक स्टारशिप पर सवार होकर निकटतम स्टार सिस्टम मार्ग स्टेशन की ओर जाने के लिए एकत्रित हुए थे। लू शेंग,
जैसे ही लू शिंग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि चेन मोयुन विश्राम क्षेत्र में बैठे हुए उनकी ओर हाथ हिला रहे थे, जिनके पीछे स्टार रिवर विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों का एक बड़ा समूह भी लू शिंग की ओर हाथ हिला रहा था। लू शिंग हल्के से मुस्कुराया और विश्राम क्षेत्र की ओर चलते हुए चेन मोयुन से बोला, तुम यहाँ इतनी जल्दी आ गए। अब तुम्हें देखकर लू शिंग ने चेन मोयुन की स्थिति का अवलोकन किया और पाया कि चेन मोयुन पहले से ही अन्य छात्रों के साथ घुल मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनका नेतृत्व कर रहा हो। आप उनके नेता बन गए। लू शिंग ने चेन मोयुन को चिढ़ाया। बेशक, हमें पहले से ही अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। हम सभी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, एकता में ही शक्ति है। चेन मोयुन ने तथ्यात्मक ढंग से जवाब दिया। आखिरकार स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का क्षेत्र पूरे स्टार रिवर तारामंडल में फैला हुआ था। कभी कभी काम पूरा करने का मतलब दूसरे ग्रहों की यात्रा करना होता था। लोगों को जानने से चीजें आसान हो जाती थीं। लू शिंग ने सिर हिलाया और समूह के साथ एकीकृत होना शुरू कर दिया। जल्द ही एक स्टाफ सदस्य ने उन्हें सूचित किया कि वे जहाज पर चढ़ सकते हैं, और स्टाफ के नेतृत्व में सभी लोग स्टारशिप की ओर बढ़ गए। एक लंबे टर्मिनल से गुजरने के बाद वे एक विशेष डॉकिंग क्षेत्र में पहुंचे, जहां 10 फुटबॉल मैदानों के आकार का एक स्टारशिप चुपचाप डॉक किया गया था। सूर्य की रोशनी अंतरिक्षयान की धातु की सतह पर पड़ रही थी, जिससे ठंडी चमक प्रतिबिंबित हो रही थी। जैसे ही लू शिंग ने स्टारशिप को देखा, उसे उसमें से खतरे का आभास हुआ। वाह, ये वास्तव में स्टार रिवर यूनिवर्सिटी है जो हमें ग्रह स्तरीय फाल्कन 2 युद्धपोत के साथ उठा रही है। उसके बगल में चेन मोयुन मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया, ग्रह स्तरीय फाल्कन 2 युद्धपोत। लू शिंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप के स्पेस घोस्ट मिमिक युद्ध के दौरान जियाशुन से सुना था कि युद्धपोत युद्ध श्रृंखला के होते हैं, जिन्हें अक्सर अग्रिम मोर्चे पर तैनात युद्ध क्षेत्रों में तैनात करना पड़ता है। इसलिए युद्धपोतों में बुद्धिमान एआई का अभाव था, बल्कि स्पेस घोस्ट जैसी संस्थाओं के आक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह से आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसके अलावा युद्धपोत उच्च तकनीक वाले हथियारों से सुसज्जित थे, जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स के नियंत्रण में अपार विनाशकारी शक्ति का प्रयोग करते थे। युद्धपोत ग्रह स्तर से लेकर अंतरतारकीय और यहां तक कि तारा प्रणाली स्तर तक के होते हैं। ग्रह स्तर 2 प्रकार आई प्रकार से अधिक शक्तिशाली होता है और 5वें स्तर के ट्रांसेंडेंट के बराबर होता है। शायद इसीलिए मुझे खतरा महसूस हुआ, क्योंकि यह मुझे आसानी से उड़ा सकता था। लू शिंग ने अन्य लोगों के साथ फाल्कन 2 युद्धपोत पर चढ़ने से पहले आह भरी। जहाज बहुत विशाल था, जिसमें 6000 से अधिक छात्रों के लिए आराम से जगह थी। प्रत्येक के लिए अपना स्थान निर्धारित था और यहां तक कि खाने पीने की भी व्यवस्था थी। सभी यात्री विमान में सवार हैं और प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं। जब सभी लोग अपनी सीटों पर बैठे तो युद्धपोत के ऊपर से एक चुंबकीय पुरुष आवाज गूंजी। अगले ही पल जहाज थोड़ा सा कांप उठा और फिर शांत हो गया। तुरंत ही युद्धपोत ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बचकर अंतरिक्ष शून्य की ओर तेजी से बढ़ गया। खिड़की के पास बैठकर लू शिंग ने तियानकी स्टार को अपने सामने सिकुड़ते हुए देखा, जब तक कि वह एक मूनकेक के आकार का नहीं रह गया। अंततः तियानकी स्टार को छोड़कर तियानकी स्टार को छोटा होते हुए और गायब होते हुए देखकर लू शिंग ने भावुक होकर आह भरी। 18 साल पहले एक एस्केप शटल से तियानकी स्टार पर उतरने के बाद अब उन्हें उससे एक हल्का सा लगाव महसूस हो रहा था। इन विचारों के साथ लू शिंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में अनिच्छा की जगह संकल्प की झलक थी। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी, मैं आ रहा हूं। विशाल दिव्य सैनिक रक्तरेखा मार्शल कलाकार चेन मोयुन की पसंद, दुबई। युद्धपोत की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। मानव संग तकनीक में हुई व्यापक प्रगति के कारण युद्धपोत की गति प्रकाश की गति से कई गुना ज्यादा हो गई थी। हालांकि लू शिंग अब एक गोल्डन बॉडी मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे केवल शून्यता ही दिखाई दी। युद्धपोत की गति इतनी तेज थी कि आसपास का दृश्य पहले ही विकृत हो चुका था। खिड़की के बाहर का नजारा देखने लायक नहीं था, बस एक खालीपन दिख रहा था। लू शिंग ने अपनी नजर अपनी कलाई घड़ी पर डाली। उनकी घड़ी पर उनकी व्यक्तिगत टर्मिनल जानकारी प्रदर्शित थी। इस समय लू शिंग के फेडरेशन खाते में 300 मिलियन से अधिक फेडरेशन अंक दिखाई दे रहे थे, जो उसे चेन मोयुन को अपना स्लॉट बेचने के बाद प्राप्त हुआ था। 300 मिलियन से अधिक फेडरेशन अंकों को देखकर लू शिंग आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। मेरी ताकत बढ़ने के बाद फेडरेशन पॉइंट अर्जित करना आसान हो गया, लेकिन साथ ही इस स्तर पर खेती के संसाधन खरीदने में भी अधिक फेडरेशन पॉइंट खर्च होते हैं। लू शिंग ने अपना सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली
और अपने गंतव्य के आने का इंतजार करने लगा। बहुत समय नहीं बीता था कि आर्टिफैक्ट स्पिरिट की ठंडी आवाज अंतरिक्ष यान के अंदर गूंजने लगी। स्थानिक कक्षा स्टेशन 128 के निकट पहुंचते हुए सभी यात्री कृपया तैयार रहें। यह आवाज सुनकर लू शेंग, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इस समय युद्धपोत की गति धीमी हो चुकी थी और आसपास का दृश्य सामान्य हो चुका था। युद्धपोत के सबसे आगे एक विशाल अंतरिक्ष कक्षा मंच ब्रह्मांडीय शून्य में चुपचाप खड़ा था। यह अंतरिक्ष कक्षा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था, जिसका आकार किसी ग्रह के बराबर था। कई यांत्रिक रूप से निर्मित वलय लगातार घूम रहे थे और उन वलय के भीतर एक विशाल मंच था। यहां से अंतरिक्ष यान उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि अनगिनत अन्य सभी दिशाओं से आकर खड़े हो रहे थे। धीरे धीरे युद्धपोत अंतरिक्ष कक्षा प्लेटफॉर्म पर एक स्थान पर पहुंच गया। युद्धपोत के स्थिर होने के बाद दरवाजे खुल गए। तभी बाहर से एक अधेड़ उम्र का आदमी सैन्य वर्दी में अंदर आया। युद्धपोत के अंदर छात्रों को देखते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, सब लोग, मैं अंतरतारकीय कक्षा का प्रभारी हूं। अब आप लोग अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान से स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर में जाएंगे। अब कृपया व्यवस्थित तरीके से उतरें और मेरे पीछे आएं। ये कहकर अधेड़ उम्र का आदमी मुड़ा और चला गया। लू शेंग और बाकी लोग अपना सामान समेटकर उस आदमी के नक्शे कदम पर चलते हुए नाव से उतर गए। जैसे ही वे युद्धपोत से उतरे, लू शेंग की दृष्टि का क्षेत्र एक यांत्रिक मंच से भर गया। आसपास लोग आते जाते रहते थे। धप धप धप। अचानक भारी कदमों की आवाज आई, जिसने तुरंत लू शेंग और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मेचाओं की एक पंक्ति देखी, जिनमें से प्रत्येक 10 मीटर ऊंचा था और यांत्रिक मंच पर एक व्यवस्थित स्तंभ में मार्च कर रहे थे। उसके बगल में चेन मोयुन की आंखें चमक उठी जब उसने मेचा को देखा और लू शेंग की बांह खींचते हुए कहा, लू शेंग, जल्दी से देखो, ये स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के विशालकाय दिव्य सैनिक हैं। विशाल दिव्य सैनिक स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की मेचा रेजिमेंटों में से एक, जो पूरे मानव महासंघ और यहां तक कि अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है। ये स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में नए मार्शल गुट के मुख्य प्रतिनिधियों में से एक था। तो यह न्यू मार्शल है। उन विशालकाय दिव्य सैनिकों के अंदर मार्शल कलाकारों को देखकर लू शेंग की आंखें भी जिज्ञासा से चमक उठीं। लू शेंग मेचा के लिए कोई अजनबी नहीं था। पुराने युग में, जब मानव संघ अपने वर्तमान स्तर पर नहीं था और प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत नहीं थी, मेचा की अवधारणा पहले ही प्रस्तावित की जा चुकी थी। एक तरह से मेचा पुराने युग के लड़ाकू जेट विमानों का ही विकास था। उस समय लड़ाकू जेट पायलटों को चयन के लिए योग्य होने के लिए अक्सर भारी भार सहने की क्षमता की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण वे अत्यंत दुर्लभ थे। वर्तमान नए युग के मानव संघ में मेचाओं की उपस्थिति, जिसमें मेचाओं की नई पीढ़ियों का विकास भी शामिल है, को साकार किया गया है। साथ ही इन मेचाओं द्वारा लाए गए भार को कम करने के लिए कुछ तकनीकी साधनों को भी विकसित किया गया है। हालांकि मार्शल आर्टिस्टों को इन मुद्दों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्शल आर्टिस्टों की जन्मजात ताकत उनके सामने इन भारों को नगण्य बना देती है। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के विशालकाय दिव्य सैनिकों ने इस अवधारणा को मूर्त रूप दिया तथा अपनी सारी ऊर्जा को मेचा युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने में लगा दिया, जबकि भार मार्शल कलाकारों पर पड़ा, जिन्होंने अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर से उन्हें सहन किया। इससे मेचा की युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये न्यू मार्शल का हिस्सा था। ऐसा कहा जाता है कि इन विशालकाय दिव्य सैनिकों को कुछ विशेष सामग्रियों का उपयोग करके बनाया गया है। मार्शल कलाकार बिना किसी देरी के विशालकाय दिव्य सैनिकों के माध्यम से अपनी मार्शल तकनीकों का प्रदर्शन कर सकते हैं, और विशालकाय दिव्य सैनिकों के माध्यम से प्रदर्शित की गई मार्शल तकनीकें मेचा की ऊर्जा से बल पाकर अक्सर मार्शल कलाकारों द्वारा स्वयं निष्पादित की जाने वाली तकनीकों से अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। चेन मोयुन कुछ भी कहने से खुद को नहीं रोक सका। विशालकाय दिव्य सैनिकों की ओर उसकी निगाहें लालसा से भर गईं। लू शेंग को चेन मोयुन की प्रशंसा से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इससे पहले स्टार रिवर यूनिवर्सिटी फोरम पर लू शेंग को पता चला था कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के प्राचीन मार्शल गुटों के मार्शल कलाकार भी विशालकाय दिव्य सैनिकों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं करते थे, बल्कि मुख्य रूप से खुद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। इसके अतिरिक्त यह विशाल यांत्रिक मंच विभिन्न आकृतियों से भरा हुआ था। वाह, उस आदमी के पीछे पूंछ क्यों है? अचानक एक छात्र ने दूर एक भारी भरकम आकृति की ओर इशारा करते हुए कहा। लू शेंग ने भी उधर देखा और उसे एक आकृति दिखाई दी जिसकी पीठ पर एक पूंछ थी। आकृति इंसानी लग रही थी, लेकिन उसकी पूंछ किसी बंदर जैसी भूरी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी।
ये संभवतः एक नया मार्शल आर्टिस्ट है जिसने दानव बंदर की रक्तरेखा को एकीकृत किया है। कुछ रक्तरेखाओं को नियंत्रित करना मुश्किल होता है और उनकी क्षमताओं को प्राप्त करने के बाद शरीर पर कुछ विशेषताएं दिखाई दे सकती हैं। चेन मोयुन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये सुनकर लू शेंग ने इधर उधर देखा और कुछ ब्लडलाइन मार्शल आर्टिस्ट देखे जिनकी खासियतें थीं। कुछ के बाल घने थे जबकि कुछ की त्वचा पपड़ीदार थी जो उन्हें इंसानों से कुछ अलग दिखा रही थी। लू शेंग ने इन ब्लडलाइन मार्शल आर्टिस्टों को देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये शायद स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आखिरकार इस तरह के नए और प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट अन्यत्र दुर्लभ हैं। रक्त संबंधी मार्शल आर्टिस्ट अंततः मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ तक कि विशालकाय दिव्य सैनिक भी कभी कभी सहायता के लिए ठीक है, लेकिन अपनी सारी ऊर्जा इसी पर केंद्रित करना उचित नहीं है। कुछ देर तक देखने के बाद लू शेंग ने अपनी नज़र हटा ली और एक निश्चित दिशा में पिछले प्रभारी व्यक्ति का पीछा किया। चलते समय लू शेंग ने उसके बगल में खड़े चेन मोयुन से पूछा, क्या तुमने अपना गुरु चुन लिया है? चेन मोयुन ने कुछ भी नहीं छिपाया और जवाब दिया, हाँ, मैंने चुना है। मैं अभी भी प्राचीन मार्शल वंश की ओर झुकाव रखता हूं, इसलिए मैंने मेंटर फैंग चांगचुन को चुना है। लू शेंग आश्चर्यचकित था। मेंटर फैंग चांगचुन भी मेरे विचार में थे, लेकिन मैंने अंततः मेंटर गुमो को चुना। लेकिन मेंटर फैंग चांगचुन के छात्रों की मृत्यु दर बहुत अधिक है। लू शेंग चेन मोयुन को याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन चेन मोयुन पूरी तरह से बेफिक्र लग रहे थे। लेकिन ये बेहतर है ना? जैसा कि मेंटर फैंग चांगचुन ने कहा था, केवल खून और आग के परीक्षणों के माध्यम से ही एक मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में पुनर्जन्म ले सकता है। और ये मेरा मार्शल पथ है। जैसे ही उसने बात की, चेन मोयुन ने लू शेंग के कंधे पर हाथ रखा। मुझे लगा था कि आप मेंटर फैंग चांगचुन को भी चुनेंगे ताकि हम साथ रह सकें। लेकिन मेंटर गुमो भी अच्छे हैं, मंचों पर समीक्षाएं सकारात्मक हैं। लू शेंग ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा और प्रभारी व्यक्ति के साथ चलना जारी रखा। तभी एक दूसरे मंच पर उसे एक विशाल बेलनाकार यंत्र दिखाई दिया। ये यंत्र बड़ा था और समय समय पर उसमें से भयानक ऊर्जा निकल रही थी, जिससे आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो रहा था। हालांकि आप सभी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, फिर भी आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे। सेलेस्टियल मिस्ट स्टार सिस्टम से स्टार रिवर स्टार सिस्टम तक यात्रा करने के लिए आपको स्पेस वॉक करना होगा। अन्यथा प्रकाश से तेज चलने वाले जहाजों के साथ भी किसी अन्य स्टार सिस्टम तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। प्रभारी व्यक्ति ने भीड़ से बात की। इसके बाद आप कक्षा 128 के अंतरिक्ष ताना में प्रवेश करेंगे और स्टार रिवर स्टार सिस्टम के 88वें कक्षा स्टेशन पर टेलीपोर्ट होंगे। वहां अन्य लोग आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। आप में से अधिकांश अंतरिक्ष वार्प की शक्ति का सामना नहीं कर सकते, इसलिए आपको वार्प जहाज के अंदर वार्प करने की आवश्यकता है। मेरे पीछे आओ। बोलने के बाद प्रभारी व्यक्ति भीड़ को बेलनाकार उपकरण के अंदर ले गया, जहां एक विशाल परिवहन युद्धपोत खड़ा था। गृह स्तरीय हैचलिंग टाइप 2 परिवहन जहाज। लू शेंग ने तुरंत परिवहन जहाज को पहचान लिया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का पीछा करते हुए अंदर चला गया। जैसे ही सभी लोग अंदर जाने वाले थे, अचानक पीछे से एक आवाज आई, रुको रुको, मेरा इंतजार करो। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि एक युवक फटे पुराने कपड़े पहने, धूल से सना हुआ, तेजी से भाग रहा है। अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये परिवहन जहाज स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के नए छात्रों के लिए है। आप कौन हैं? युवक मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर दौड़ा और बोला, मैं भी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। क्या मैं आपके लिए लिफ्ट ले सकता हूँ? बोलते समय युवक ने अपने हाथ रगड़े और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर आशा भरी नजरों से देखा। अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर युवक की पहचान सत्यापित करने के लिए एक उपकरण निकाला। युवक को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने उसे अपनी पहचान स्कैन करने दी। जल्द ही डिवाइस ने दिखाया कि वह युवक वास्तव में स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का छात्र था। लेकिन अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर भी कहा, हालांकि आपकी पहचान सही है, ये परिवहन जहाज नए छात्रों के लिए है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको उनकी मंजूरी लेनी होगी। फिर उसने लू शेंग और अन्य लोगों की ओर देखा। तियान की स्टार के 6000 से अधिक नए छात्रों ने एक दूसरे को देखा, फिर चेन मोयुन और लू शेंग पर ध्यान केंद्रित किया। ये स्पष्ट था कि उन्होंने निर्णय लेने का अधिकार उन दोनों को दे दिया था। युवक ने अपने हाथ आपस में जोड़े और उन्हें इशारा करते हुए कहा, कृपया छोटे भाइयों, मैं डूबाई हूँ, मेंटर गुमो का छात्र। कभी भी मेरा नाम लीजिए, यह जरूर काम करेगा। हम
लू शेंग ने अपनी भौहें उठाई। मेंटर गुमो के छात्र, तो आप वास्तव में सीनियर हैं। लू शेंग मुस्कुराया, चेन मोयुन की ओर देखा, फिर कहा, वरिष्ठ। कृपया। डू बाई ने लू शेंग को देखा और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन पूछा, क्या आप भी मेंटर गुमो के छात्र हैं? क्या संयोग है? ये कहने के बाद डू बाई मुस्कुराया और लू शेंग के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हंसते हुए बोला, प्रिय कनिष्ठ भाई, टेलीपोर्टेशन के बाद क्या आप मुझे एक और सवारी देंगे? लू शेंग का मुंह फड़क उठा। अरे यार, क्या स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के छात्र वाकई इतने बेचारे हैं? अंतरिक्ष में टेलीपोर्टेशन तो ठीक है, लेकिन स्टार रिवर सिस्टम में राइडिंग। लेकिन ये देखते हुए कि डू बाई भी मेंटर गुमो का छात्र था, लू शेंग सहमत हो गया। लू शेंग की सहमति से चेन मोयुन और अन्य लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई और डू बाई को अपने परिवहन जहाज में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। जहाज में प्रवेश करते हुए लू शेंग ने देखा कि परिवहन जहाज विशाल था, एक युद्धपोत से भी बहुत बड़ा। अंदर पहुंचते ही दुबई बाई ने बिना किसी छवि के तैयार भोजन को खाना शुरू कर दिया। बहुत समय हो गया जब मैंने मानव भोजन खाया था, इतना स्वादिष्ट। खाना खाते समय डू बाई स्पष्ट स्वर में बुदबुदाया। यद्यपि उसका मुंह अभी भी भरा हुआ था, फिर भी उसने उसमें और खाना ठूंस लिया। ये दृश्य देखकर लू शेंग का मुंह फिर से खुल गया। किसी कारणवश ये वरिष्ठ व्यक्ति विश्वसनीय नहीं लग रहा था। कुछ देर तक डू बाई को देखने के बाद लू शेंग ने अपना सिर हिलाया और बैठ गया, टेलीपोर्टेशन शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगा। अंतरिक्ष युद्ध शुरू होने वाला है। कृपया अपनी स्थिति में तैयार रहें। ताना तैयारी। 3, 2, 1। जहाज के अंदर कलाकृति आत्मा की आवाज गूंजी। जैसे ही आखिरी एक बोला गया, पूरा जहाज तुरंत अंधेरा हो गया। लू शेंग की स्वर्णिम देह साधना और अद्भुत बोध के बावजूद वह इस अंधेरे में कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। तो यह अंतरिक्ष ताना है। लू शेंग का दिल थोड़ा सा धड़का। उसने आंखें बंद कर ली और चुपचाप उस ताने के खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ क्षण बाद जब लू शेंग को लगा कि उसकी पलकों में तेज रोशनी घुस रही है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जहाज का आंतरिक भाग पुनः प्रकाशित हो गया तथा वह एक अपरिचित प्लेटफॉर्म पर चुपचाप खड़ा हो गया। इस बार परिवहन जहाज की आर्टिफैक्ट स्पिरिट की आवाज फिर से सुनाई दी। 88वें अंतरिक्ष कक्षा स्टेशन पर पहुंच गए हैं। कृपया क्रम से उतरें। ये सुनकर लू शेंग जहाज की खिड़की से बाहर देखने से खुद को रोक नहीं सका। तो यह है स्टार नदी प्रणाली। अलविदा जीवन गुड स्टार के साथ कोर के रूप में प्लांट डायसेंट क्षेत्र रिपोर्टिंग में। लू शेंग ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखों के सामने सेलेस्टियल मिस्ट स्टार सिस्टम में स्पेस ऑर्बिटल स्टेशन नंबर 128 जैसा दृश्य था। हालांकि कक्षीय स्टेशन के बाहर अंतहीन अंतरिक्ष में तारे तैर रहे थे और प्रत्येक तारे अलग अलग रंगों का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। लू शेंग को तोप की आग की हल्की सी आहट भी महसूस हो रही थी। ये सेलेस्टियल मिस्ट स्टार सिस्टम से अलग महसूस हुआ। आखिरकार सेलेस्टियल मिस्ट स्टार सिस्टम अभी भी मानव संघ के पीछे की 4 प्रमुख तारा प्रणालियों में से एक था, जबकि स्टार रिवर स्टार सिस्टम अग्रिम पंक्ति की 3 प्रमुख तारा प्रणालियों में से एक था। कुछ देर तक देखने के बाद लू शेंग ने धीरे से अपनी नजर हटा ली और परिवहन अंतरिक्ष यान से उतरती भीड़ के पीछे चला गया। डू बाई लू शेंग के पीछे पीछे चला। अंतरिक्ष यान के बाहर आसमानी नीले रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उसके वस्त्रों पर तारे उकेरे हुए थे, मानो तारों की रोशनी टिमटिमा रही हो। स्टार रिवर स्टार सिस्टम में आपका स्वागत है। यहाँ से स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में आपकी 300 साल की यात्रा शुरू होगी। इसके बाद आपके द्वारा चुने गए गुरुओं के अनुसार हम आपको उन ग्रहों पर भेजेंगे जहां आपके गुरु स्थित हैं। जिनके नाम मैं पुकारूंगा वे आगे बढ़ेंगे और कोई आपको उस अंतरिक्ष यान तक ले जाएगा जहां आप सवार होंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बिना कोई बात घुमाए फिराए तुरंत एक सूची निकाली और उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। झाओमिंग, यहाँ एक युवक ने हाथ हिलाया और फिर आगे बढ़ा। उसे तुरंत उस अंतरिक्ष यान की ओर ले जाया गया जिस पर उसे सवार होना था। झांग होंग, पसंद करना। एक एक करके नाम पुकारे गए और तियानकी स्टार के 6000 से अधिक छात्र एक एक करके चले गए, जिससे पीछे रह गए लोगों की संख्या कम होती गई। चेन मोयुन, मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अचानक आवाज लगाई। चेन मोयुन, जो लू शेंग के बगल में खड़ा था, मंद मंद मुस्कुराया, लू शेंग की छाती पर हल्के से मुक्का मारा और कहा, मैं जा रहा हूं। बोलने के बाद चेन मोयुन मुड़े और सुरुचिपूर्ण ढंग से आगे बढ़े।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी चेन मोयुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लड़का, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना और भविष्य में एक उत्कृष्ट छात्र बनने का प्रयास करना याद रखना। तभी एक स्टाफ सदस्य आगे आया और चेन मोयुन को ले गया। लू शेंग चेन मोयुन के जाते हुए चेहरे को देख रहा था और चुपचाप उसे आशीर्वाद दे रहा था। हालांकि वह चेन मोयुन को ज्यादा समय से नहीं जानता था, लू शेंग उसे पहले से ही अपना दोस्त मानता था। कुछ ही देर में लू शेंग का नाम भी पुकारा गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लू शेंग को देखा, उसे वही मुस्कान दी जो उसने चेन मोयुन को दी थी, और कहा, मेंटर गुमो का अच्छी तरह से पालन करो और तुम निस्संदेह भविष्य में एक उत्कृष्ट छात्र बनोगे। लू शेंग शांतचित्त बने रहे और शांतिपूर्वक सिर हिलाते रहे। उसके पीछे डू बाई चुपचाप खड़ा था, सिर झुकाए हुए, मानो उसे डर हो कि अधेड़ उम्र का आदमी उसे देख लेगा। हालांकि ये शुतुरमुर्ग जैसा व्यवहार किसी को भी मूर्ख नहीं बना सका, और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बस हंसते हुए कहा, डू बाई, तुम फिर से इस जूनियर के साथ सवारी कर रही हो। आप इतने लंबे समय से स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में हैं और आप अभी भी इतने अविश्वसनीय लगते हैं। डू बाई ने अपना सिर उठाया और एक अजीब सी मुस्कान दी, फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। लू शेंग को मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने अपने पीछे डू बाई की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कर्मचारियों के मार्गदर्शन में वे अंतरिक्ष जंप स्टेशन से बाहर निकलकर उस स्थान पर पहुंचे जहां एक छोटा अंतरिक्ष यान खड़ा था। ग्रह स्तरीय छाया ईगल 2 अन्वेषण जहाज। लू शेंग ने छोटे अंतरिक्ष यान को थोड़ा आश्चर्य से देखा और उसकी तुलना रूकीज और फाल्कन्स से की। शैडो ईगल मॉडल अन्वेषण जहाज की मुख्य विशेषता इसकी गति है। अग्रिम मोर्चे पर होने वाले अभियानों में ऐसे जहाज़ों का इस्तेमाल जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल प्राचीन काल के स्काउट्स की तरह। बेहद तेज लेकिन सीमित आंतरिक स्थान के साथ प्राचीन लड़ाकू जेट विमानों के बराबर केवल 2 या 3 लोगों को ही समायोजित करने में सक्षम। फिर भी ये सिर्फ वरिष्ठ भाई बाय और मेरे लिए पर्याप्त है। लू शेंग ने खुद को सिर हिलाया और वह और डू बाय शैडो ईगल एक्सप्लोरेशन शिप पर सवार हो गए। उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, तभी शैडो ईगल एक्सप्लोरेशन शिप एक विशिष्ट दिशा में उड़ान भरने लगा। अंतरिक्ष यान पर बैठे हुए लू शेंग डू बाई को देखे बिना नहीं रह सका। इस समय डू बाई स्तब्ध सा लग रहा था, वह शून्य भाव से सामने देख रहा था, उसके विचार अज्ञात थे। आहम, लू शेंग खांसने लगा, जिससे डू बाई अपने चिंतन से बाहर आ गया। वरिष्ठ भाई बाय, क्या आप मुझे हमारे गुरु के बारे में बता सकते हैं? लू शेंग ने डू बाई से पूछा। ओह। डू बाई पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया, अपना आलस्य दूर किया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। दरअसल आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक बार वहां पहुंच जाने पर आप स्वाभाविक रूप से स्थिति को समझ जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने पूछा है, इसलिए मैं पहले आपको एक परिचय दे दूं। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्टार रिवर विश्वविद्यालय में अनुसंधान गुट कई शाखाओं में विभाजित है? लू शेंग ने सिर हिलाया। उसने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम पर भी ऐसी ही सामग्री देखी थी और कहा, मैं ये जानता हूँ। अनुसंधान की विभिन्न दिशाओं ने कई शाखाओं का निर्माण किया है। कुछ गुट मशीनरी का अध्ययन करना पसंद करते हैं, जो अक्सर न्यूवू के लिए मेचा अनुसंधान प्रदान करते हैं, जबकि अन्य मानव शरीर के रहस्यों का पता लगाते हैं, मानव रूप की सीमाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में, यह विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान है। ये सही है। विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग गुटों की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे जीवन गुट जीवन क्षेत्र के अनुसंधान में उत्कृष्ट हैं, जिसकी स्थापना 1000 साल पहले एक 7वें स्तर के मार्शल कलाकार ने की थी। बाय बोली। लू शेंग हल्के से मुस्कुराया। उसने गुमो को इसलिए चुना क्योंकि गुमो लाइफ फैक्शंस का एक रिसर्च मेंटर था। चूंकि वह अमरता के मार्ग पर था, इसलिए लाइफ फैक्शंस ही उसके लिए सबसे उपयुक्त दिशा थी। हमारा लाइफ फैक्शन स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के शीर्ष 5 शोध फैक्शनों में से एक है। हमारी कई उपलब्धियां हैं और जल्द ही आप हमारे लाइफ फैक्शनों के सबसे मूल्यवान शोध परिणाम देख पाएंगे। डू बाई के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई, जिसने लू शेंग की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। हालांकि डू बाई के शब्द इतने रहस्यमय थे कि लू शेंग को पता ही नहीं चला कि वह किन उपलब्धियों की बात कर रहा था। शैडो ईगल जहाज ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से कई गुना अधिक गति से आगे बढ़ रहा था। एक अन्वेषण पोत के रूप में इसकी गति एक युद्धपोत से भी अधिक थी। जल्द ही शैडो ईगल शिप की खिड़की के सामने अचानक एक चमक चमक उठी, जिसने लू शेंग का ध्यान आकर्षित किया। प्रकाश की दिशा का अनुसरण करते हुए लू शेंग ने 3 तारों को अपनी ओर आते देखा।
वहां 3 तारे थे, एक बड़ा और 2 छोटे। दोनों छोटे तारे विशाल हरे पौधों से ढके हुए थे जो लताओं जैसे लग रहे थे। लताएं आपस में गुंथकर एक अविश्वसनीय रूप से विशाल हरे जाल का निर्माण कर रही थीं, जिसने दोनों तारों को ढक रखा था। बेलों के घने जाल के बीच कुछ पारदर्शी जेल जैसे पदार्थ से भरे हुए अंतराल थे। सबसे बड़े तारे पर केवल कुछ ही लताएं थीं, जो पूरे तारे को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। तीनों तारों के चारों ओर दर्जनों ग्रह थे, जो थोड़ी पतली लताओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 2 बेलों से ढके तारों से निकली शाखाओं से अनगिनत टहनियां उगाई, जो तारों के चारों ओर स्थित दर्जनों ग्रहों से जुड़ गईं। ये है। लू शेंग अपने सामने का दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया, उसका हृदय भावनाओं के सैलाब से भर गया। उसके बगल में डू बाई ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे जीवन गुटों के शोध परिणामों में से एक है। जीवन का स्रोत। तारों को स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए हम डायसेंस्फीयर के समान सिद्धांतों का उपयोग करते हुए 3 तारों से निरंतर ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा इसे आसपास के दर्जनों ग्रहों तक पहुंचाते हैं। वास्तव में ऑल हेवंस प्रणालियों के कई ग्रहीय समूह भी कुछ ऐसा ही करते हैं। एक तारे में निहित ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जो कई ग्रहों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। यांत्रिक सामग्रियों का उपयोग करके इन तारों को डायसेंस्फीयर से सुसज्जित करने के लिए सैकड़ों ग्रहों के नष्ट होने के बराबर संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके बजाय हमारे जीवन गुटों के संस्थापक ने स्वर पहुंचने वाली बेल नामक एक विशेष पौधे की खेती की। ये पौधा तारों से निकलने वाली ऊर्जा को अवशोषित करके तेजी से बढ़ सकता है। इस प्रकार इन पौधों को बनाकर हम डायसेंस्फीयर्स के लिए आवश्यक यांत्रिक संरचनाओं का स्थान ले सकते हैं। इस तरह 2 तारों से ऊर्जा इन संयंत्रों के माध्यम से आसपास के दर्जनों ग्रहों तक लगातार प्रसारित होती रहती है। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की समग्रता को देखते हुए हमारा लाइफ फैक्शन अभी भी शीर्ष 5 शोध फैक्शन में से एक है। हमारे मेंटर लाइफ फैक्शन के 7वें मेंटर हैं और हजारों वर्षों के ऊर्जा संचय के बाद आपके सामने दिखाई देने वाले ये 2 प्लांट डायसेंस्फीयर हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति माने जा सकते हैं। डू बाई ने मुस्कुराते हुए लू शेंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तो हमारे जीवन गुटों के बारे में क्या ख्याल है? काफी उल्लेखनीय है ना? लू शेंग ने धीरे से अपनी नजरें हटा ली, उसकी आंखें अभी भी विस्मय से चमक रही थीं। तो यह है स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की नींव। ये केवल जीवन गुटों के बारे में है, अन्य शोध गुटों पर विचार नहीं किया गया है। जीवन गुटों से उच्च रैंक वाले गुटों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वे किस प्रकार के दृश्य होंगे? लू शेंग को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अपने निर्णय से और भी अधिक प्रसन्न था। शैडो ईगल जहाज प्लांट डायसेंस्फीयर से घिरे एक तारे की ओर उड़ा और बेल के एक पत्ते पर रुक गया। जल्द ही यान का दरवाजा खुला और जीवन की एक घनी आभा तुरंत अंतरिक्ष यान में भर गई। जैसे ही लू शेंग ने सांस ली, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में रक्त तेजी से बह रहा है। उस क्षण उसे बहुत अधिक ताजगी महसूस हुई। आपके आने से पहले आपको पता होना चाहिए था कि हमारे गुरु गुमो अक्सर प्रयोगशाला में ही रहते हैं और कई काम करते हैं। इसलिए वह आमतौर पर अपने शिष्यों से कक्षाएं लेते हैं, है ना? डू बाई ने अचानक कहा। लू शेंग ने सिर हिलाया। आने से पहले ही उसे इस बात का अंदाजा हो गया था। हाँ, हमारे जीवन गुटों में 3 वरिष्ठ शिष्य हैं, सभी छठे स्तर पर, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं। सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन ने गुरु की सच्ची शिक्षा प्राप्त की है और वह गुरु की सच्ची शिष्या भी है। वह हमारे गुरु की तरह अनुसंधान गुटों का अनुसरण करती है। वह हमारे जीवन गुटों की अगली उत्तराधिकारी है। डू बाई ने लू शेंग को समझाया। लू शेंग समझ गया और पूछा, वरिष्ठ भाई और तीसरे वरिष्ठ भाई के बारे में क्या? डू बाई, दूसरा वरिष्ठ भाई प्राचीन मार्शल गुटों से संबंधित है, जबकि तीसरा वरिष्ठ भाई नए मार्शल संप्रदाय से संबंधित है। लू शेंग ने सिर हिलाया। यह उस जानकारी से मेल खाता था जो उसने पहले इकट्ठा की थी। मैं दूसरे वरिष्ठ भाई से अधिक सीख सकता हूं क्योंकि मेरा मुख्य ध्यान प्राचीन मार्शल गुटों पर है। लू शेंग ने मन ही मन सोचा। फिर लू शेंग और डू बाई शैडो ईगल जहाज से उतरे और पाया कि कई अन्य शैडो ईगल टाइप 2 अन्वेषण जहाज पहले ही उस बड़े हरे पत्ते के आसपास खड़े हो चुके थे। जाहिर है, ये मानव संघ के विभिन्न हिस्सों से रिपोर्ट कर रहे छात्र थे। लेकिन लू शेंग अभी भी छात्रों की संख्या देखकर आश्चर्यचकित था। लू शेंग ने छात्रों की ओर देखते हुए कहा, यहाँ मेरी तरह लगभग 1 लाख छात्र रिपोर्ट करने आए होंगे। इन छात्रों की साधना आभाएं प्रबल थीं। अधिकांश साधना के अंतिम तीसरे स्तर पर थे और केवल कुछ ही चौथे स्तर पर थे। इससे लू शेंग को अपने साधना स्तर के संदर्भ में मुर्गियों के बीच एक सारस जैसा महसूस हुआ। 1 लाख।
आप हमारे जीवन गुटों को कम आंक रहे हैं, डू बाय हंसा। हमारे लाइफ फैक्शंस के लगभग 1 करोड़ सदस्य हैं। हर साल लगभग 2 लाख छात्र हमारे पास रिपोर्ट करते हैं। निस्संदेह अधिकांश छात्रों का चयन जीवन गुटों के भीतर से ही किया जाता है। केवल एक छोटा सा हिस्सा ही हमारी संख्या बढ़ाने के लिए बाहर से चुना जाता है। डू बाय ने लू शेन को सब कुछ समझाया और उसे डॉकिंग क्षेत्र से बाहर एक विश्राम कक्ष में ले गया। मुझे अपना रिस्ट बैंड दो, मैं तुम्हें हमारे लाइफ फैक्शन के आंतरिक नेटवर्क से जोड़ दूंगा। एक बार जुड़ जाने पर तुम आधिकारिक तौर पर लाइफ फैक्शन का हिस्सा बन जाओगे। लू शेन ने अपना रिस्ट बैंड डू बाय को सौंप दिया। कुछ ऑपरेशन के बाद डू बाय ने रिस्ट बैंड वापस कर दिया। लू शेन ने अपने पर्सनल टर्मिनल पर नजर डाली और सूचना अनुभाग में एक नई लाइन लिखी देखी। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी लाइफ फैक्शंस के 8700वीं कक्षा के छात्र। वैसे क्या आपने तय कर लिया है कि आप किस गुट में अध्ययन करेंगे? इस समय डू हुआ ने पूछा। लू शेन के जवाब देने से पहले ही डू बाय मुस्कुराया और बोला, एक नए छात्र के रूप में आपके पास 3 साल का संक्रमण काल होगा। इन 3 वर्षों के दौरान आप किसी भी 3 गुटों में अध्ययन कर सकते हैं और फिर तय कर सकते हैं कि किसमें गहराई से आगे बढ़ना है। दरअसल मुझे लगता है कि आप मेरे पीछे तीसरे वरिष्ठ भाई के गुट तक जाना चाहेंगे, डू बाय ने सुझाव दिया। लू शेन ने फटेहाल कपड़े पहने डू बाय को अजीब भाव से देखा। वरिष्ठ डू, क्या आप न्यू मार्शल सेक्ट